नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज और आज चर्चा इस बात पे होगी कि इंडिया अलायंस में बिखराव रुक नहीं रहा है। एक के बाद एक दल छोड़ के जाने की तैयारी में दिख रहे हैं। इस बीच राज्यसभा में वोट ऑन अकाउंट के जवाब में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बातचीत रखी। उसमें कई सारे मुद्दे उन्होंने टच किए जिनके जनरली लोग जवाब चाहते थे, सुनना चाहते थे, उस पर प्रधानमंत्री जी ने रखा और पूरे आत्मविश्वास से भरे थे। और उन्होंने कहा कि तीसरा टर्म बहुत दूर नहीं है, यानी 3.0 मोदी 3.0 की शुरुआत में बस कुछ दिन ही बाकी हैं। और उत्तर दक्षिण का मसला हो, परिवारवाद का मसला हो, ये तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए अलायंस गठबंधन में एक बहुत मजबूती देखने को मिल रही है, आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। उसी के सामने इंडिया अलायंस गठबंधन में बिखराव है, यानी पता नहीं कैसी तैयारी है कि एक एक लोग बारी बारी से छोड़ने के लिए तैयार हैं। सुनते कुछ अंश उनके भाषण के, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरों की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। कि देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। मेरी गारंटी है गरीबों के 5 लाख रुपए तक की इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही है, जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। आदरणीय सभापति जी, मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है वो सम्मान निधि चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जुड़ जाए। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। देश को तोड़ने के नैरेटिव गढ़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ। इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान है चर्चा के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोने पाटिल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, उद्धव की शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में आज 2 नियम तो नहीं कहूँगा, लेकिन 2 अनुरोध आप लोगों से हैं। एक तो छोटी छोटी बातें रखिएगा, क्योंकि 6 लोगों तो मैं चाहता हूँ सब लोगों से खूब बात हो। और दूसरा, एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे की पार्टी के नेताओं के खिलाफ निजी टिप्पणी से बचिएगा, चूंकि राजनीतिक दल है, इसलिए मैं पहले ही ये कैविएट ले लेना चाहता हूँ, आपसे भरोसा लेना चाहता हूँ कि एक दूसरे के सम्मान के साथ बातचीत होगी। आलोचना आप कितनी भी कड़ी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
केपी मलिक जी, मैं आपके पास इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि जो सबसे ताज़ा घटनाक्रम है जिस पे हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं कि देखिए, एक बड़ा संकट खड़ा हो गया इंडिया अलायंस के सामने। जब वो यात्रा उधर से चली तो बिहार में प्रवेश से पहले नीतीश जी ने खेला कर दिया, निकल लिए वो। फिर बंगाल पहुंचे तो वहाँ 40 सीटों की चुनौती दे दी गई और अभी उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं हुआ है और जयंत जी खेला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये एक तरीके से बड़े बिखराव की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जहां एक तरफ इतनी आत्मविश्वास भरी चुनौती मिल रही है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस आपस में ही कुछ नहीं है, भगदड़ सी मची हुई है। मलिक साहब, ये क्या मामला है जयंत चौधरी जी वाला? देखिए, अगर आप देखें लगभग 10 से 15 दिन पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की एक बैठक लखनऊ में हुई थी और उसमें तय हुआ था कि राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें दी जाएंगी। हालांकि तब वहां पे सीटों के नाम फाइनल नहीं थे, लेकिन बाद में जब कुछ सीटों के नाम फाइनल हुए तो उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, बागपत, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, इस तरह की सीटों की बात सामने आई। और अखिलेश यादव ने शुरू में ये कहा था कि कैराना की जो सीट है उसमें 2018 में बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की नेता तबस्सुम हसन जीती थी, लेकिन सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी वहां जीत गई, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का जीतना जताता है कि वहां पे वो सीटें राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव के हिसाब से अच्छी सीट है, इसलिए उस पर लगभग बात अखिलेश की और जयंत की हो गई थी। लेकिन बाद में आने के बाद में अखिलेश जी की तरफ से बिजनौर और मुजफ्फरनगर की डिमांड भी हो गई, क्योंकि मुजफ्फरनगर से भी हरिंदर मलिक वहां के कद्दावर नेता हैं और गठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार हों, इस तरह की चर्चा समाजवादी के लोगों ने शुरू की। तो उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी का जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे उनमें कहीं ना कहीं विमुखता आई और उसमें प्रतिरोध शुरू हो गया। तो उससे जयंत चौधरी को लगा कि ये मामला बिगड़ जाएगा। ये चल ही रहा था कि इसी बीच ये आ गया कि फतेहपुर सीकरी की जो सीट है वो अखिलेश यादव की कांग्रेस से बात चल रही, कांग्रेस फतेहपुर सीकरी से अपने कैंडिडेट को लड़ाना चाहती है। तो 7 में से अगर 4 सीटें आप ले लेंगे तो जयंत चौधरी के पास 3 सीटें बचेंगी और उन 3 सीटों में जयंत चौधरी कितनी सीटें जीत पाएंगे इसकी कोई गारंटी है नहीं गठबंधन में। तो इसलिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और अपने पदाधिकारियों के दबाव में इस तरह का निर्णय जयंत चौधरी ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर 3 सीटें भी मिलती हैं तो वो जीतने की गारंटी है। ये सोच के शायद जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जी। तो मलिक साहब, क्या ये मान लिया जाए कि जयंत चौधरी अब एनडीए में चले जाएंगे? देखिए, जयंत चौधरी एनडीए में क्यों नहीं जा सकते? आज की डेट में अगर आप किसी नेता से सिद्धांतवाद की या किसी की उम्मीद करते हैं तो वो बेमानी है। नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, कभी भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए, तो दरवाजे खिड़की सब खुल गए और नीतीश जी भी जिंदा हो गए, मरे नहीं, वो आ गए। तो अगर वो आते हैं अपने दल को जिंदा रखने के लिए, अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए, कोई भी छोटा दल अगर किसी पावर वाली पार्टी के साथ नहीं जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मेरा ये मानना है। और इसी सोच के साथ जयंत चौधरी ने फैसला लिया है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल है, वहां पे 40 साल से छोटा जो मतदाता है उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव है, भले ही वो जाट समाज का मतदाता हो। 40 साल 45 साल से ऊपर का जो जाट मतदाता है वो हार्डकोर राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को यह भी लगता है कि अगर हम समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं तो मेरा मतदाता छिटक सकता है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण वहां पे बात है, 2013 का जो दंगा है उसकी आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है, वो बीच बीच में सुलगती रहती है। तो वहां पे हिंदू मुस्लिम वाला मामला। मलिक साहब जी, ये जो मुजफ्फरनगर की सीट में विवाद हो गया है, इसमें तो बड़े चौधरी साहब, अजीत सिंह जी साहब तो बहुत मामूली अंतर से हारे थे, तो उस पर तो जयंत जी का हक बनता है। देखिए, मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जयंत चौधरी से जब बात हुई मुजफ्फरनगर के बारे में अखिलेश जी की,
तो जयंत चौधरी उस सीट को खुद लेना चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव, हरिंदर मलिक वहां के कद्दावर नेता है और वो आजकल समाजवादी पार्टी में हैं, तो उनके दबाव बनाने के बाद अखिलेश यादव ने जब बात करी तो उसी से ज्यादा विमुख जयंत चौधरी हुए हैं, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से मुजफ्फरनगर की सीट लेना चाहते हैं। क्योंकि उनका मानना यह है कि जयंत चौधरी अजीत सिंह मामूली 6000 के अंतर से हारे थे और हारे नहीं गए थे। उनका कहना यह है कि शायद वो हराए गए थे सेटिंग गेटिंग करके, तो इसलिए वो सीट को चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी मान के चल रही है कि उसके लिए वो सीट मुश्किल है, इसलिए जयंत चौधरी के साथ समझौता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी तैयार दिखाई देती है। जी मलिक साहब, एक सवाल और, उसके बाद दूसरे मेहमानों के पास। जी, जयंत चौधरी जी इसलिए बीजेपी की तरफ या एनडीए की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि उधर जीत की गारंटी, मान लो 4 मिली तो 3 तो कम से कम जीत ही लेंगे मिनिमम, या इसलिए कि इंडिया अलायंस में, अखिलेश जी के अलायंस में इतने झगड़े झंझट चल रहे हैं कि वहां उनका मन खट्टा हो गया है? जीत की गारंटी ज्यादा असर कर रही है, मन उधर खट्टा हो गया कि नहीं उधर रहना ही नहीं मेरे को? नहीं, नंबर 1 पे तो यही मैं कहूंगा कि बहुत खट्टी हो गई है बात उधर। उस पहला नंबर ये है। और दूसरा नंबर ये है कि इधर जीत की गारंटी है, उधर कोई जीत की गारंटी नहीं है। गठबंधन में जिस तरह से लगातार टूट चल रही है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण दल है समाजवादी के बाद मायावती, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया है, तो अभी वहां हुआ पो की स्थिति है। और आगे चल के क्या होगा, इससे लगता है जयंत चौधरी को कि वहां पे कोई स्थिति खराब हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में जाके वो अपने आप को शॉर्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी फखरुल हसन चांद, 7 सीटें आप देना चाहते हैं, लेकिन इफ्स एंड बट्स और स्टार लगा देते हैं, कंडीशन अप्लाई, ऐसे कैसे आप बनाएंगे? नीरज जी, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की आदरणीय जयंत चौधरी जी से बात हो चुकी है, और वो ना कहीं जा रहे थे ना कहीं जाएंगे। दोनों चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं, ना कहीं जा रहे थे और ना कहीं जाएंगे। आज भी आदरणीय जयंत चौधरी जी से आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात हुई। हमारी लड़ाई किसान मजदूर की है, हम भारतीय, तो वो उस लड़ाई में जयंत चौधरी जी हमारे साथ थे और साथ रहेंगे। इसलिए इस मुद्दे को कि जयंत चौधरी जी हमारे समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को कहीं छोड़ के जा रहे हैं, हम स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी इससे इनकार करती है। हम जो ये चर्चाएं चल रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की फैलाई हुई चर्चाएं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कभी आज से नहीं, आप देखिए तो 2022 के चुनाव में भी इस तरीके की अफवाह फैलाने का काम कर रही थी कि आरएलडी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ने जा रही है। 6 महीने बाद, 6 महीने पहले देखिए तो तब भी ये चर्चा थी कि आरएलडी समाजवादी पार्टी गठबंधन को छोड़ के जाने वाली है। 3 महीने पहले जब मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा था, तब भी ये चर्चाएं थी कि आरएलडी वो इंडिया गठबंधन को छोड़ के कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं गए थे। और आज जो चर्चा चल रही है जयंत चौधरी जी को लेके, वो मैं फिर से कह देना चाहता हूं कि जी, ये बिहार में भी बीजेपी ने ऐसी अफवाह फैलाई थी, फिर नीतीश जी निकल लिए हैं, और आप लोगों ने मीडिया को कहा था बिहार में 24 घंटे पहले तक नहीं। हाँ भाई देखिए नीरज जी, बिहार में तो नीतीश कुमार जी वो तो एनडीए को छोड़ के ही आए थे। यहाँ पे तो जयंत चौधरी जी पिछले 15 सालों से हमारे साथ, वो तो नहीं गए बीजेपी के साथ, वो कहां जा रहे हैं? अजीत जी रह हमारे साथ हैं, पिताजी उनके रह चुके हैं सर। नहीं अजीत, देखिए वो आप अगर रह देने की बात करेंगे तो आदरणीय ममता बनर्जी जी भी उनके साथ रह चुकी हैं। तो आप क्या डाउट कर रहे हैं कि वो इधर आ सकती हैं? इस बात का कि वर्तमान नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कौन छोड़ के जाने वाला है, हम तो उस पर बात करना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, हाँ। महीनों से इंतजार कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार का, महीनों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पिता पुत्र कब वो मंत्री बनाए जाएंगे। नहीं बनाए गए। ये तो सदन भी अब तो मुझे नहीं लगता कि सदन भी होने जा रहा, अब तो लोकसभा चुनाव के बाद होगा जो होना। लेकिन गए नहीं ना, क्या वो ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी गए नहीं, उनकी खबरें भी नहीं चल रही हैं, कहां गए वो? गए नहीं तो अरे नीरज जी, आप अब से चला नहीं, मैं तो कह रहा हूं अब से चला दीजिए। मैं क्यों चला दूं? ऐसा कैसे चला दूं? ना फखरुल हसन चांद, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कम से कम मैं जवाब दे रहा हूं। पहले सवाल ये खबरें चलाई नहीं जाती हैं सर। 25-30 साल का अनुभव यहाँ हर आदमी के पास है पॉलिटिक्स का। राजनीतिक रिपोर्टिंग और राजनीति इसी अंदाज में चलती है। आपको याद होगा ललन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष बाइट देके गए 10 घंटे पहले कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा, और अगले दिन बाइट दे दिया। हम तो पत्रकार, हाँ
नहीं, हम तो पत्रकारिता पे आप पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। ये आपका अधिकार है कि आप सूत्रों पे खबर चलाइए। हम लोग गलत नहीं चलाते। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सूत्र तो 2000 नहीं, मैं तो कह रहा हूं 22 में भी ये खबरें जयंत चौधरी जी को लेकर चली थी, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ का जब चुनाव हो रहा तब भी चली थी। मैं तो कह रहा हफ्ता 10 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर जी का बयान है कि जो वो गरीबों को अनाज दे के, गरीबी को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे सवाल उठाए थे। वो अलग बात है कि मीडिया में उनको उतना स्पेस नहीं मिला, उनके उस बयान को स्पेस नहीं मिला, तो हम तो उसी आधार पर कह रहे हैं कि वो भी एनडीए को छोड़ के जा सकते हैं। मुझे ध्यान है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से काफ़ी पहले ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान दिया था कि 22 जनवरी से पहले शपथ मेरी हो जाएगी। आज 7 फरवरी हो गई जी। गए क्या कहीं? नहीं गए, बने रहे, बने रहेंगे ऐसा लग रहा है। जिस दिन ऐसी खबरें नीरज जी मंत्री तो नहीं बने ना, वही तो मैं कह रहा हूं कि जिस दिन ऐसी खबर आएगी कि वो जा रहे हैं, का विस्तार कहां हुआ? तो मैं वही तो कह रहा हूं साहब, नहीं बने फिर भी नहीं जा रहे हैं। खबरें चलेंगी तो हम चला देंगे, हमारा कोई ऐसा थोड़ी कि उनकी खबर चलेगी तो मैं बताऊंगा नहीं। राजभर जिस दिन कहेंगे हम जा रहे हैं छोड़ के, हम तुरंत दिखाएंगे, शो करेंगे उस पर, लेकिन अभी नहीं। अच्छा रुके एक मिनट, अतुल लोने जी के पास चलते हैं। हाँ हम जी, अतुल लोने जी, सर ये क्या मसला क्या है भाई? आपकी न्याय यात्रा जैसे जैसे चल रही आगे बढ़ रही है, बिहार में आए तो नीतीश जी, बंगाल में ममता जी ने चुनौती दे डाली, अब यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पहले ही पूरी संभावना है कि जैन जी जा रहे हैं। संभल नहीं रहा सर, बिखर रहा है ये। नीरज जी, अगर सवाल पूछना है तो मोदी जी से पूछना चाहिए। आप तो कह रहे हैं हम 400 पार है, फिर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की कैसी ये बयार है? मोदी जी जितने आपने भाषण गिनवाए, उनका भाषण सुनवाया, उस भाषण में कहते हैं कि जो मैं, उस भाषण का सार क्या निकलता है कि जो मैं कहता हूं वो तो कभी नहीं करता, लेकिन जब मैं गारंटी देता हूं तो आप उसको जुमला समझ के छोड़ दो। अभी उन्होंने स्वास्थ्य की और चिकित्सा की बात की। राजस्थान में सरकार आई, चिरंजीवी योजना जो 25 लाख तक का छूट देती है, 25 लाख तक का इलाज कराती थी मुफ्त, वो योजना बंद कर दी। ओपीएस बंद कर दी। पेट्रोल कितना मिलने वाला था? 40 रुपए में मिलने वाला था, डॉलर 1 रुपया के बराबर होने वाला था, 58 का 83 हो गया। किसानों को उन्होंने कहा था कि 1.5 गुना C2 के हिसाब से एमएसपी देंगे। हलफनामा दिया था उच्चतम न्यायालय में कि हम ये नहीं कर सकते। किसानों ने जब 11 महीना वहां आंदोलन किया दिल्ली के बाहर, तो उनको लिख कर दिया एमएसपी देंगे। अतुल जी दी है, कमेटी की शुरुआत हुई है। अतुल और जी, जाट बहुल इलाका है। ये बात आपने इंडिया अलायंस के सहयोगियों को बताइए ना। किसान भाई वहां बैठे थे, तो ये वाली बात कर रहे हो। हाँ। जयंत चौधरी जाएंगे तो हमारे केपी, हमारे जो एसपी के प्रवक्ता है, उन्होंने तो उनकी बात बता दी है। कोशिशें तो जारी है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तो टेंट लगा के यहाँ बैठी है। अरे कहा जैन जी के कहा ईडी बैठ गई? पार्टी के कार्यालय के बाहर लगा दो और नेताओं के घर के बाहर भी टेंट लगा दो, ताकि आपको जितनी ताकत हो सके नेता लेने की कोशिश करो। तो जो आप ये कह रहे हैं कि डर के मारे जाएंगे जयंत पाटिल, कितना अलग है? अगर आपको लगता है कि अतुल जी सुनो ना, अरे अतुल जी सुनो ना भाई, आप, मैंने कहा था कि बहुत लंबा नहीं। इसके ऊपर आरोप लगाते हो भ्रष्टाचार के, उन्हीं को पार्टी में लेने के बाद आपसे मैंने निवेदन किया था सर, बहुत लंबे भ्रष्टाचार, कोई भाषण नहीं, आप सहन नहीं कर सकता। इर्द गिर्द, लेफ्ट, दाएं बाएं, सुनो, आप ये कह रहे हैं कि जयंत जी डर के मारे। अरे रुको भाई, रुको, मुझे मलिक जी के पास जाने दो। मलिक जी देखिए, अब ये कह रहे हैं कि जयंत जी डर गए हैं इसलिए जाना चाहते हैं। देखिए नीरज जी, 13 महीने का किसान आंदोलन होने के बाद, 750 किसान मरने के बाद 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है और वेस्टर्न यूपी में आरएलडी के किसी तरह से 8 विधायक आए थे। एक बाई इलेक्शन बाद में उन्होंने जीता, आज उनके 9 विधायक हैं। तो आज की डेट में भी मेरा मानना यह है कि जो खास मतदाता राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी का है, वो जो 40 साल से नीचे का मतदाता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में है। चाहे वो मंदिर के प्रभाव में हो, चाहे उनकी योजनाओं के प्रभाव में हो, चाहे किसी भी प्रभाव में हो। और दूसरा 2013 का जो दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ था, उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित जाट समाज आज भी है। अगर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ ये इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको खुद ये डाउट है कि वो सीटें निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। आपको याद होगा कि 2019 में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तीनों मिलकर लड़े थे। राष्ट्रीय लोकदल 0 पे आउट हो गया था,
और समाजवादी पार्टी 5 की 5 पे रह गई थी, और जो 0 पे थी बहुजन समाज पार्टी वो 10 ले आई थी। तो आप इसको मत भूलिए कि वहां जाने की बात है। दूसरी बात जो आप करते हैं, अजीत सिंह सदैव कहते थे कि अगर छोटी पार्टी, छोटा सियासी दल किसी सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं रहेगा तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और मैं आपको एक और यहां जानकारी दे देता हूं, 2019 और 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश हुई थी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन की। अजीत सिंह जी लगभग तैयार थे, तब जयंत चौधरी अलग एक राजनीति करना चाहते थे, उन्होंने 10 साल ये राजनीति करके देख ली है। अभी उनको लगता है अगर वो तीसरी बार चुनाव हार गए तो उनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को विचार कर रहे हैं, क्योंकि मतदाता उनके लिए रुकेगा नहीं, कार्यकर्ता उनके लिए रुकेगा नहीं। मलिक साहब आता हूं आपके पास। राजनीति में ना बहुत स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत इमोशन विहीन होती है, क्रूर होती है। जहां आदमी को अपनी विजय दिख रही है, जीत सकता, वो वहां जाएगा। इसलिए सिर्फ एक पार्टी में हम बने रहें कि साहब हम अपना नुकसान करते रहें 10 साल से। जैसा भी आप कह रहे हैं कि 10 साल में सीख लिया जयंत जी ने कि इधर रह के कुछ हासिल हो नहीं रहा है, तो उधर जाना चाहिए। ये एक कड़वी सच्चाई है पॉलिटिक्स की, याद करना चाहिए। शिवम जी, क्या अजीत जी के पुत्र जयंत जी आ गए आपके यहाँ? ले लिया आपने उनको? बात हो गई, डील डन? देखिए नीरज जी, मुझे तो लगता है कि जो एसपी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, फखरुल जी को ज़्यादा जानकारी है। वो कह रहे हैं कि देखिए अखिलेश जी की फ़ोन पर बात हो गई है और अभी तक तो जो है हमारे जो अजीत सिंह जी के पुत्र हैं अभी तक तो वो नेटवर्क में ही हैं। अभी तक बात हो गई तो नेटवर्क में होंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि उन्होंने नहीं की है, और अगर अखिलेश जी खुद आकर इस बात की पुष्टि कर देते तो मुझे लगता है कि समाजवादी प्रवक्ताओं के लिए और समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा बेहतर होता। लेकिन मैं तो इस बारे में जानकारी नहीं रखता। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अब साथ साथ ये भी कहता है कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस, घमंडी अलायंस टूटे जा रहा है, अरे भाई जिस तरीके से हालात खराब, प्लीज बीच में थोड़ी ना बोलना होता है भाई। अरे कमाल बात है, चांद पे थोड़ी ना इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। आप व्यक्तिगत कर रहा हूं। अरे शिवम त्यागी, अरे भाई क्या आप अगर व्यक्तिगत बोलोगे, रुकिए ना, अरे आपसे पूछ के आपसे चिल्ला चोट करने में क्या व्यक्तिगत होता है? अखिलेश जी नेता है आपके, मैं अखिलेश जी के बारे में नहीं बोलूंगा तो किसके बारे में बोलूंगा? बताइए। राजभर जी को मंत्री बनवाओ, तुम सलाह दो। ये रिक्वेस्ट है, आप हमें समाजवादियों को सलाह मत दो। नीरज जी, आप इनको कहिए अपने समय में, ये बोलने तो ज्यादा बेहतर है। मैं चाहता हूं मैं अपने समय में, अगर आपकी बात हो रही है, आप हाँ नाम जवाब नहीं दे पाते हो, आपको पता नहीं है कुछ। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आप मंत्री बना रहे हो। अरे एक एक भाई, एक आपसे बहस नहीं चाहिए। फखरुल हसन चांद और शिवम, डिबेट करने का सेंस नहीं है कि आप एक एक प्लीज पर्सनल नहीं, अपने बारे में एक करके रालोद के बारे में बात की जाएगी तो मैं पूछूं, बताऊंगा ना जवाब। एक एक करके प्लीज अपने अपनी बारी में। इतनी अच्छी डिबेट चल रही है, आप बताइए शिवम जी। एक मिनट शिवम त्यागी, लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, अपनी भाषा को कंट्रोल में रखो। फखरुल हसन चांद और शिवम जी, अब ऐसा एक मिनट, दोनों लोगों को ऑडिटर को मैं दोनों लोगों से मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक दूसरे के ऊपर निजी टिप्पणी ना करें, किसी के नेताओं के ऊपर ना करें, अपनी अपनी बात रखें। मैं सबके पास आऊंगा तो आप उसका काउंटर कर सकते हैं अच्छे शब्दों। अभी देखिए केपी सिंह जी ने कितनी कड़ी बात कही मलिक साहब ने, लेकिन फिर भी उन्होंने एक चित्र खींच दिया जिसमें कोई शक शुबा नहीं, डाउट नहीं लग रहा है। अब वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनकी बात पे बिलीव करता हूं। और आजकल मेरे को कुछ दिन से ये ऐसा हो गया है कि जो ये बातें चलती रहती हैं ना कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं मानता। नीतीश जी वाले प्रकरण के बाद तो मैं मान ली चल कि 24 घंटे बाद पता नहीं क्या बयान आ जाए। शिवम जी कंप्लीट करिए अपनी बात। थैंक यू। देखिए मैं नीरज, मैं जो हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं केपी मलिक जी, मैं उनकी जितनी वरिष्ठता तो नहीं ला सकता, वो कहां से लाऊं, लेकिन इतना तय है कि मैं 17 मिनट तक बड़ी शालीनता से उनको सुनता रहा, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो अपने समय में बोला वो बहुत ठीक है, उनका अपना एनालिसिस है। जब समाजवादी प्रवक्ता बोले उनका अपना एनालिसिस है। आपने पूछा कि भाई रालोद के नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, अलायंस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो मैं इंडिया अलायंस की पुरानी कहानियां बता रहा हूं कि जिस तरीके से तमाम चीजें होती थी, बावजूद उसके कि निजी मत हो, ये पर्सनल मत हो, ये कमाल की बात है भाई। इतना क्या टची होना है, राजनीति में हो, अगर 4 बात आपके नेता के बारे में मैं बोल रहा हूं तो आप भी बोल रहे हैं ना, इतना मत परेशान होइए। खैर इनकी मजबूरी है। अतुल लौंडे पाटिल जी ने कहा कि देखिए इस तरह के तमाम स्थितियां रही और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। जो मैंने सवाल पूछा तो उसका जवाब शिवम एक मिनट अतुल लौंडे पाटिल पे कमेंट बाद में। पहले जो मैंने पूछा है कि जयंत जी वाला वो बताओ ना साफ हाँ या ना। नीतीश जी के बारे में भी आप ऐसे कह रहे थे हमको नहीं पता।
देखिए जी, मुझे देखिए मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं अथॉरिटी ही नहीं हूँ। मैं डिसाइडिंग अथॉरिटी होता तो मैं आज आपको 1-to-1 इंटरव्यू देकर बताकर जाता, लेकिन फखरुल हसन चांद जी ने कहा कि भाई वो अब बात हुई है उनके अखिलेश जी से। इस बात पर मुझे डाउट है, क्योंकि अखिलेश जी ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। आप जो है ना, कह दिया है कि जब तक उधर पूरी तरीके से ना चला अखिलेश जी की बात को लेकर के अपनी बात कह रहे हो कि आप उस इशारे में समझ लो कि अखिलेश जी की कोई बात नहीं हुई, आप ये कहना चाह रहे हो सीधे सीधे? नहीं 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 नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मैं इतना छोटा कार्यकर्ता, मैं कैसे इस बारे में जानता हूं? लेकिन इतना जरूर है कि ये इंडिया अलायंस चलने वाला है नहीं, ये माहौल चलने वाला है नहीं। जिस तरीके से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलग अलग राज्यों में जाती रहेगी, अलग अलग जगहों में जाती रहेगी, जिस तरीके से पीडीए के नाम पर ये लोगों को जो है लूटते रहेंगे, उसी तरीके से धीरे धीरे तो आप मना कर दो कि नहीं, आरएलडी को हम नहीं लेंगे। स्पीच में कहा आपने, माहौल देखें। आप ये भी कह सकते हो आरएलडी को हम बिल्कुल नहीं लेंगे इंडिया अलायंस। ये भी नहीं बोलेंगे। नीरज जी भगवान करे कि आपका जो नीरज जी, आप भगवान करे कि एक दिन आप मुझसे ये सवाल पूछें और मैं इस अथॉरिटी में हूं कि मैं ये जवाब दे पाऊं, तो यकीन मानिए ये ना हाँ या ना जो भी होगा, लेकिन लोग ना बचने की तरीके ढूंढते हैं। नहीं, रुको आनंद दुबे जी को। आनंद दुबे जी बड़ा आजकल माहौल चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर लोग डोरे डाल रहे हैं। बसंत बिल्कुल करीब है सर, प्रेम का उत्सव मौसम भी चल रहा है। अब देखिए नीतीश जी आ ही गए हैं। सुना है मैंने, ऐसी खबरें चल रही हैं कि आपकी तरफ से भी कुछ इशारे किए जा रहे हैं, राज ठाकरे के इशारे किए जा रहे हैं, कांग्रेस के भी कुछ नेता महाराष्ट्र वाले इशारे कर रहे हैं। आप तो नहीं जाएंगे कि जाएंगे आप भी? नीरज जी नमस्ते जी। मुझे नहीं पता कि कहां से इशारे आ रहे हैं, कौन सूत्र बता रहा है, मैं इस बारे में नहीं जानता। हम अपनी बात कर सकते हैं, अपनी पार्टी की विचारधारा रख सकते हैं। हम राजनीतिक सामाजिक जीवन में लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, हम किसी से मतभेद नहीं करते, हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, हम प्रधानमंत्री पद का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ दोस्ताना का हाथ मिलाने जा रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मित्र पक्ष निभाने जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इंडिया गठबंधन के एक अहम हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन के साथ पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। एक नीतीश कुमार जी अपवाद हो सकते हैं कि वो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक क्षेत्रीय पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी जो महाराष्ट्र में डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी है, उस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिलाया है। तो इंडिया गठबंधन न तो कमजोर हुई है, इंडिया गठबंधन में न तो कोई नाराजगी है। ठीक है, अब अपनी अपनी बात रखने की एक स्टाइल हो गई है कि सूत्रों के हवाले से खबर है, ये वहां जा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं, बंद कमरे में क्या हो रहा, कल भविष्य में क्या होने वाला, ये सब विषय पर एक काल्पनिक व्यक्ति ही चर्चा करेगा। मैं तो यही कह सकता हूं कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मजबूती से काम कर रही है, हमारी पार्टी, शिवसेना पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और वंचित, ये चारों पार्टी मिलकर 61% वोट बैंक रखते हैं अपने पास। जनता का विश्वास हमारे साथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 48 में से 5 सीट भी एनडीए गठबंधन नहीं जीत पाएगी, क्योंकि एनडीए के नाम पर जो अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने साथ में लिया, उनके पास वोट नहीं है। ठीक है, विधायकों से यदि आपको लगता है कि पार्टियां उनकी हो गई हैं, तो अगर किसी पार्टी में एक ही विधायक हो और वो कह दे ये पार्टी ही मेरी है, तो उससे पार्टी उसकी हो नहीं जाती है। दुनिया को पता है शरद पवार साहब की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रम फैलाया है ना कि अब की बार 400 पार 370, उनको अच्छी तरह पता है कि यदि हम झूठ नहीं बोलेंगे, भ्रम नहीं फैलाएंगे, तो हमारी सीटें 200 के पार भी नहीं होने वाली हैं। वो एक माहौल बना रहे हैं। अगर ममता बनर्जी कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी 40 भी नहीं जीत सकती, तो हम इंडिया गठबंधन के अलायंस से शिवसेना, हमारे नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा जीतेगी। तो अभी आप विश्वास करते हैं, हम आप ही की बात मान के चलें, तो आप और ममता जी अलग अलग बातें क्यों कर रहे हैं? आप लोग तो अभी साथ है ना, दावा है आपका साथ में है। ममता बनर्जी जी की पार्टी पश्चिम बंगाल की पार्टी है, हमारी पार्टी महाराष्ट्र की पार्टी है। दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों एक मंच पर आई हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। एक अलायंस में है कि नहीं? कि जरूरी अलायंस में तो बिल्कुल है, बिल्कुल एक अलायंस। तो आप अपने अलायंस के पार्टनर के बारे में ये कैसे कह सकते हैं कि पहले 40 तो जीत लें? आप ऐसा बोलेंगे क्या? मैं वही कह रहा हूं कि हम तो हिंदुत्व का झंडा लेकर चलते हैं ना। बहुत सारी पार्टियां नहीं लेकर चलती होंगी, तो क्या करें? आज है ना एक मंच पर हम सच्चाई पर बात करते हैं,
हमने भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, हमने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसे एक नेक प्रधानमंत्री को देखा। आज 20 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, उनकी सरकार को गए, लेकिन भारत में एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कह दे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी तानाशाह और अहंकारी थे। बिल्कुल नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं और कहते हैं अहंकारी है और तानाशाह है। क्यों? ये आपने बनाया है ऐसा, आपने ऐसी भाजपा तैयार की इस 10 सालों में कि लोग आपसे टूटते चले गए। और जो आपके पास आ रहे हैं, आप खुश मत होइए। ये जो लोग आपके पास आ रहे हैं ना, ये कई बार अल्टा पलटी कर चुके, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। अरे आनंद दुबे जी प्रधानमंत्री बनाना जब आपके साथ रहते हैं, जी गठबंधन की रचना करते हैं, तब आप नहीं कहते ये अल्टी पलटी, तब आप तो उनके साथ रहते हैं। अब वो चले गए तो आप उनको ये बता रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं भरोसे काबिल नहीं, आपके साथ है तो भरोसे काबिल है। वो सामने से नीरज जी, आपको जानकारी है कि नीतीश कुमार जी ने पटना की मीटिंग स्वयं आयोजित की थी। हम लोग नहीं गए थे झोली फैलाकर कि आइए आइए महाप्रभु हमें बचाइए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो एक इंडिया गठबंधन बनाकर मैं इसकी अगुवाई करने तैयार हूं। हम पहली पार्टी हैं जिन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी, अरे मैं वही तो कह रहा हूं आनंद जी, वो छोड़कर चले गए, आपके अनुभव की आवश्यकता है, चले गए आपको सर। तो वही कह रहा हूं कि वो जो छोड़कर चले गए और जिसके पास चले गए, दोनों का चाल चरित्र चेहरा दुनिया के सामने ये पहले नहीं मालूम था आपको क्या है? इसके लिए वो बयान नीतीश जी पहले आपको नहीं दिख रहे थे कि उनका चाल चरित्र चेहरा कैसा है। ममता जी तब आपको नहीं दिखती थी, तब तो आप भाई नीतीश कुमार, अरे भाई क्या है कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी स्वयं कह रहे हैं कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी को जिंदगी में एक बार मरण पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पलटू राम चाचा को कभी जीवन में हम अपने द्वार पे खड़ा नहीं करेंगे। जी सर सुनिए ना, इतने वरिष्ठ पत्रकार, अरे मैं इसीलिए मैं अपनी वरिष्ठता के ही हवाले से बातें कह रहा हूं कि ये सब बातें जो होती है ना धरातल पे टिकती नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि इमोशनल होकर पॉलिटिक्स नहीं की जाती, लेकिन मैं बड़े गंभीरता से, मैं आपकी गंभीरता का सम्मान करते हुए कह रहा हूं। हाँ कंटिन्यू। हमारी पार्टी एनडीए के साथ नहीं जाएगी। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हम इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। उसके बाद भी अफवाह फैलाना है तो क्या किया जाए? ओके विजय त्रिवेदी जी, इंडिया अलायंस में तितर बितर हो रहा है। अब जैन जी की खबर आ गई है, धीरे धीरे करके दिख रहे हैं। क्यों ये ऐसा बिखराव हो रहा है? क्या कारण आपको लगता है? डर है, हार की आशंका है, या लगता है वहाँ कोई रहने का फायदा नहीं? जैसे मलिक साहब कह रहे हैं, क्या फायदा रहने का? अंत में तो भाई देखिए, अगर आप 15-20 साल सत्ता से बाहर है ना, तो पार्टी चलाना ही मुश्किल हो जाता है सर। ये तो सबको प्रैक्टिकलिटी मालूम होगी। जी बिल्कुल ठीक बात है नीरज जी, आपने जो बहस की उसमें एक चीज़ और समझ में आती है। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार जब किसी प्रवक्ता से या पार्टी के नेता से सवाल पूछ रहे हों और वो उस सवाल के जवाब के अलावा सब बात करे, इसका मतलब आपने सही सवाल पूछा है। जो अभी मैं डिस्कशन में देख रहा था, ज़्यादातर प्रवक्ताओं ने उन बातों का जवाब नहीं दिया, उस लाइन पर ही नहीं चले जिसको सवाल आप पूछ रहे थे। तो मतलब आपकी बात ज़्यादा पुख्ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जब विचारधारा की बात करते हैं, उल्टी पलटी पर अब चर्चा नहीं करते, सब लोग जानते हैं। आनंद दुबे जी भी जानते हैं कि 2019 में उन्होंने किसके साथ चुनाव लड़ा था, 20 में कहाँ गए। तो उलट पुलट सबके जगह चलता रहता है। ये विचारधारा ही नहीं है, विचारधारा सिर्फ विनेबिलिटी है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जिसका जिक्र सब लोग कर रहे हैं। और गठबंधन से नीतीश कुमार जी क्यों गए? नीतीश कुमार जी भी इसीलिए गए कि उनको लग रहा था कि यहाँ पर कोई भविष्य नहीं बचेगा और उस गठबंधन में वो ज़्यादा चुनाव नहीं जीत सकते, पार्टी को नहीं बचा सकते, तमाम तरह की। और जयंत चौधरी जी की चिंता भी वही लगती है मुझे, यदि वो जाते हैं तो, यदि वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा नहीं है और अगर वो जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी बात यह है, 2019 का चुनाव देखिए ना, वहाँ आरएलडी, एसपी, बीएसपी तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। मतलब जो भी पॉलिटिकल कास्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है उससे बेस्ट नहीं हो सकता था। उसके बाद भी आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पहले वेस्टर्न यूपी में खासतौर से जाट प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन चलता था, पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन, लेकिन पिछले 10 साल में वो बदल गया। और जो अजीत सिंह जी का जिक्र मलिक साहब ने किया, वो ठीक बात कर रहे थे, क्योंकि लेकिन अब वो कॉम्बिनेशन बदल गया और अब जाट और मुस्लिम वहाँ साथ नहीं है। इसलिए आरएलडी का फ्यूचर उस गठबंधन में नहीं दिखाई देता। तो उनको लगता है कि एनडीए के साथ यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर वहाँ पर जो जाट वोट है वो और आरएलडी का जो जाट वोट है वो मिलकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और जो जितनी भी सीटें मिलेंगी उसमें उनके जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं।
और तो लगातार 10 साल से वो कोई चुनाव नहीं जीत रहे हैं, तो उनकी पार्टी का जो जीवन है या जो भी संभावनाएं हैं वो लगातार खत्म होती जा रही हैं। अजीत सिंह जी ने उनको सही सलाह दी थी कि छोटी पार्टियों को सत्ता वाली जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी के साथ रहना चाहिए। वो भी एक बड़ा कारण दिखाई देता है जिसमें जयंत चौधरी वहां जा सकते हैं। और अब इसमें ये तो 2 ही दिन बहस करेंगे ना। नीरज जी जैसे लोग विचारधारा की बात या नैतिकता की बात करते हैं ना, राजनीति तो जीतने का नाम है। अगर वो जीतेंगे नहीं तो फिर आप बुलाएंगे भी नहीं उनको पार्टी को कि है भी कि नहीं है, खत्म हो गया। तो वो जीतने की बड़ी बात है। और दूसरा, इंडिया गठबंधन लगातार जैसे टूट रहा है और जैसे चल रहा है, मुझे लग रहा था कि नीतीश कुमार जी के जाने के बाद इंडिया गठबंधन ज्यादा एक्टिव होकर भाई कहेगा कि जो बचा हुआ घर है उसको तो पूरी तरह से बचा ले, इसको एक्टिव करे। लेकिन वो भी घटना नहीं दिखाई दे रही। और जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी होती है, जैसे आपने जिक्र किया कि बंगाल गए तो बंगाल में ममता जी ने खबर दी, फिर बिहार गए तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने खबर दी, और अब राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और रायबरेली का अखिलेश जी ने कहा है, तो शायद उसी दिन जयंत चौधरी जी की खबर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। शिवम जी का जो मन है और जो पेट है वो बड़ा है, वो खबरों को पचा सकते हैं, तो वो आपको सही समय पर खबर दे देंगे। इसलिए जो इंडिया गठबंधन जो है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है, उनकी संभावनाएं लगातार कम होती जा रही है। जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ममता बनर्जी यदि पार्टी गठबंधन का सबसे बड़ा दल ये कहे कि कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं जीत सकती, वो भारतीय जनता पार्टी को एक और नैरेटिव दे देती है कि वो 400 पार कर रहे थे और फिर कहते हैं कि 40 की भी बच जाए, ये प्रार्थना मैं करता हूं। तो एक नया नैरेटिव मिल रहा है, उससे इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर होता जा रहा है। और जयंत चौधरी जी के लिए मुझे बहुत संभावनाएं नहीं लगती कि वो इंडिया गठबंधन में बचेंगे। मलिक साहब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मलिक साहब चौधरी परिवार के बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट लोगों में से भी रहे हैं, उन्होंने उनके साथ बहुत वक्त बिताया, तो उनकी बातों को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। उन्होंने बहुत साफ तरीके से बातों को रखा है। तो जयंत चौधरी जी को जाने की संभावना पर जो मुझे थोड़ा बहुत वो लग सकता था, वो भी अब खत्म हो गया है। मुझे बिल्कुल इस बारे में शक नहीं है। हम लोग भी पत्रकारिता करते हैं, बहुत सारी खबरें सुनते हैं। मलिक साहब ने और आपने मिलकर उस जंक्चर पे पहुंचा दिया है कि 72 घंटे के अंदर ये खबर सार्वजनिक औपचारिक हो जाएगी। शिवम जी देखिएगा आप लोग। खैर बिल्कुल ठीक। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो एक मिनट विजय जी को कंप्लीट कीजिए। हाँ विजय जी बोलिए। देखिए विजय जी, मैं यही कह रहा हूं कि संभावनाओं को भी देखिए ना। चुनाव तो राजनीतिक संभावनाओं के साथ देखा जाता है ना। जयंत चौधरी जी के लिए इंडिया गठबंधन में बहुत संभावना नहीं दिख रही। जब पिछली बार बीएसपी भी उस कॉम्बिनेशन में थी जिसका वोट बैंक बड़ा है वेस्टर्न यूपी में, वहां भी वो 0 पर रहे, तो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और मैं बता रहा हूं ना कि वेस्टर्न यूपी में ये पॉलिटिकल कास्ट कॉम्बिनेशन या रिलीजन कॉम्बिनेशन जो है जाट मुस्लिम वाला, वो खत्म हो गया है। इसलिए जयंत चौधरी जी के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, और इससे वो सीट भी मिल जाएगी। और जैसा बताया गया कि उनको राज्यसभा की एक सीट मिल सकती है, वो भी है। और मुझे बताया गया कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसमें भी उनके जो 9 विधायक है उसमें से किसी को योगी जी की सरकार में साथ बैठने का मौका मिल सकता है। तो तमाम तरह की संभावनाओं के बाद कोई भी जो दल है वो अपनी राजनीतिक विचारधारा को और अपनी राजनीतिक पार्टी को बचा के रखने की कोशिश करेगा। यही तो एक नेता का काम है जी। और जैसे बात हुई कि भाई मतदाता भी नहीं रुकेगा, कार्यकर्ता भी नहीं रुकेगा, तो फिर करेंगे क्या? मैं विजय जी हमेशा आवाज अड्डा में कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल बातें हों। बहुत ज़्यादा जो दार्शनिक बातें होती हैं ना उसमें फिर भ्रम हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल बात की कि छोटी पार्टी हैं या छोटी बड़ी जो भी पार्टी, उनको उनके लिए जीत महत्वपूर्ण है ना, खाली इंडिया अलायंस साथ बने रखने। अतुल जी एक छोटा सा कमेंट आपसे, ये पॉइंटेड जवाब दीजिएगा इस बार। ये लगातार चीज हो रही है, टूट रहे हैं लोग आपके गठबंधन से, तरह तरह के कमेंट आते हैं अभी आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ कि वो 40 भी नहीं जीत पाएंगे, फिर वो नीतीश जी आ गया। भाई ये क्यों नहीं आप लोग इसको संभाल पाते हैं, या क्यों नहीं बातचीत हो पा रही, क्यों नहीं एकजुट रह पा रहे हैं? क्या विश्वास खत्म हो रहा है आपके पार्टनर्स के बीच में? कोई प्रयास चल रहा है, कोई मीटिंग हुई दोबारा नीतीश जी के जाने के बाद कि चाहिए तो निकल गया, चलो अब आप बैठ के तय करते हैं? कुछ किया ऐसा आप लोगों ने? देखिए नीतीश जी गए हैं, सारी दुनिया जानती है क्यों गए, कैसे गए, उनके सांसदों का क्या उन पे दबाव था। नीतीश जी की क्रेडिबिलिटी वैसे भी 124 पे जो पार्टी हुआ करती थी, 110 पे जो पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी अभी 43 पे आए हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी का भी सवाल इस चुनाव में जो है वो उभर कर सामने आएगा। देखिए नैरेटिव कैसे सेट होता है, आपने कहा, मलिक जी ने कहा, विजय जी ने भी कहा, तो विजय जी ने भी क्या कहा, जहां जहां जा रहे वहां वहां कुछ न कुछ सुनने को मिल रहा, लेकिन विजय जी ने ये नहीं बताया या मलिक जी ने भी ये नहीं बताया कि झारखंड में कैसे मात मिल गई।
झारखंड में कैसे शयमात हो गई और झारखंड में कैसे इकट्ठा इंडिया अलायंस जो है वो खड़ी रही है, इसका नैरेटिव बताने की आपने कोशिश नहीं की। ये किसी ने नहीं कहा कि हाँ हमारे यहाँ लोकल इश्यूज है, पार्टियों में दलों में लोकल इश्यूज है, लेकिन हम लोकसभा, संविधान बचाना, देश का लोकतंत्र बचाना, इसके लिए इकट्ठा आए हैं। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के बाहर नहीं है, फिर भी ये बात बिल्कुल बताई नहीं जाती है। और सबसे अहम बात तो ये भी है ना नीरज जी, कि ये कोई सोचता नहीं है कि जिस बीजेपी ने पिछले 10 साल तक एक लगातार कहा है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन आज तो सच्चाई ये है कि कांग्रेस और विपक्ष युक्त बीजेपी हो गया, और जो बीजेपी का कार्यकर्ता इतने सालों साल सत्ता से बाहर रहा है, वो आज कल भी दरिया उठाता था, आज भी दरिया उठा रहा है और आने वाले दिनों में भी दरिया उठाने वाला है। मैं नागपुर से हूं नीरज जी, आप जानते हो, और नागपुर में भी ये बात चल रही है कि इसी के लिए क्या हमने लड़ाई दी थी, इसी के लिए क्या हम पार्टी के साथ खड़े थे। ये दिन देखना पड़े कि जिनके खिलाफ हम खड़े हुए, जिनको हमने चक्की पिसिंग कहा था, उन्हीं के बाजू में बैठकर उसी आटे की रोटी बना के खाएंगे। ये किसी सामान्य कार्यकर्ता, जो आम कार्यकर्ता है, जाकर रास्ते पे लड़ाई करता है, रास्ते पे काम करता है, बूथ पे काम करता है, वो भी आज सवाल पूछ रहा है। तो क्रेडिबिलिटी का सवाल तो बीजेपी का खुद खड़ा हुआ है, क्रेडिबिलिटी का सवाल तो छोटे हुआ है। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर आपको पार्टियां तोड़ना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, अलायंस का पूरी तरह से इस्तेमाल करना और केवल विपक्ष के खिलाफ करना, क्योंकि ये बात तो अभी जी अतुल जी कि आपने जिसके ऊपर छोटा ये दोनों पॉइंट के जवाब में शिवम से लेता हूं। हुई है, कार्रवाई हुई है, वो अगर पार्टी में आ जाता है तो धूल के साफ हो जाता है। शिवम जवाब दीजिए मुझे कि 400 पार, 350, 370 की बात करने वाला आदमी इतने बाहर के पार्टियों को लोगों ले रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस की धज्जियां तो खुद ही उड़ा रहे वो। जी रुकिए ना अतुल जी, अरे अतुल जी आपका पॉइंट टेकन, क्या कर रहा है, आपका पॉइंट ले लिया। कॉन्फिडेंस नहीं है, बाहरियों को जोड़ के 370 बनाना चाहते हैं, ईडी से डरा रहे हैं, झारखंड में कुछ नहीं कर पाए, ये सब मैंने पॉइंट नोटिस। अब इसका जवाब देंगे शिवम। ये नहीं कहा मैंने, 370 की बात करने वाले जो है वो उनका कॉन्फिडेंस कितना, अरे मतलब बता रहा हूं मैं, 370 लाने के लिए जोड़ रहे, ठीक है। बीजेपी का मूल कार्य शिवम जवाब दीजिए। शिवम कोई अतुल जी, अरे तो सबके सारे के सारे अतुल जी, अरे भाई आप तो मतलब महाराष्ट्र की बात करो, पूरे देश की एक सांस में कपाल भाती करते हैं क्या सुबह उठ के, एक सांस में मतलब बोले जा रहे हैं एकदम मतलब। शिवम जी बहुत संक्षेप में ब्रेक लेना मुझे, बहुत छोटे में, और पर्सनल का पड़ी नहीं सुना। एक तो मुझे ठीक से सुना ही नहीं दे रहा नीरज जी, आपकी आवाज मेरे तक ठीक से नहीं आ रही है, तो सर आप इंटरप्ट करते हो, आप मुझे सुनते ही नहीं है सर, आप मुझे ऊपर गौर ही नहीं करते हैं। इतना भी मतलब बेरुखी मत दिखाइए, मैं रोकने की कोशिश। अरे भैया छोटा जवाब शिवम, पर्सनल टिप्पणी नहीं, छोटा जवाब दीजिए, ब्रेक लेना मुझे। देखिए मैं हाँ देखिए नहीं बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, अतुल लोंडे पाटिल जी ने इतनी तेजी से मतलब बुलेट ट्रेन स्पीड से बोला, वो भी अगले 5 साल में आई जाने वाली है। आप इतना परेशान क्यों हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए? अभी है ना भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता, एक प्रधानमंत्री जी है, एक गृह मंत्री जी हैं, उनसे तो आप मतलब इतने परेशान हैं, उनको लेकर तो आप इतनी दिक्कत में हैं, उनको लेकर तो आप इतने नाराज रहते हैं, उनको लेकर तो दिन रात रोते रहते हैं, कहते हैं ईडी, कहते आप बोलिए बीच में नहीं अतुल लोंडे पाटिल जी बीच में नहीं बोलना है, नहीं आपको पहले नहीं बोलना है, आपको बीच में नहीं बोलना है, उसका कोई लाभ नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, आपसे वो तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। रही बात जोड़ तोड़ की, अरे भैया आपके पास वो ग्लू नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है वो इनकॉम्पिटेंट है, उससे कोई जुड़ा नहीं रहना चाहता। राहुल गांधी में विश्वास नाम की चीज नहीं है। और सुनिए, दल छोड़ दीजिए, जनता भी आपके साथ नहीं है, आपकी मजबूरी और परेशानी ये हो गई है कि आपको ये नकली हंसी जी अभी ब्रेक लेना है मुझे, चलाने के लिए छोटा सा एक ब्रेक लेना है। पाटिल जी और शिवम जी मुझे ब्रेक लेना, मेरी मजबूरी समझो ना आप। छोटा सा एक ब्रेक के बाद आनंद जी के लिए एक विशेष सवाल, फिर विजय जी और मलिक साहब के पास छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और फखरुल जी बहुत देर से गुस्सा हो रहे होंगे मुझसे, भी उनके पास भी आते हैं तुरंत। चर्चा हो रही है कि क्या उथल पुथल मची हुई है यूपी में, खास तौर पे जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐसी खबरें चल रही हैं कि वो बहुत जल्द एनडीए का दामन थामने वाले हैं। अब हम लोग औपचारिक खबर का इंतजार करेंगे, समय कम है इसलिए बहुत छोटे छोटे जवाब चाहिए। आनंद जी, सर मुंबई भी आनी है यात्रा राहुल जी की, उससे पहले कुछ नहीं होगा, पक्का है ना? आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी और महाराष्ट्र में यात्रा पहुंची थी, तो हमारे नेताओं ने उनका स्वागत किया, उनके साथ चले, तो उस समय भी हमने दोस्ती निभाई। अब आगे जब उनकी भारत न्याय यात्रा मुंबई पहुंचेगी, जिसका समापन ही मुंबई में होना है, हम फिर अपनी मित्रता उनके साथ निभाएंगे, अपनी दोस्ती निभाएंगे। कोई शक नहीं है किसी को कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को
भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, जो कुरीति है, जिस प्रकार उनका शासन रहा है, जिस प्रकार उनका 9-10 सालों में जिस प्रकार का उनका कामकाज रहा है, आप बताइए कि सीबीआई ईडी का तो दुरुपयोग आप करते थे, अब चुनाव आयोग का भी दुरुपयोग करने लगे। चंडीगढ़ वाले मामले में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र की हत्या है। शरद पवार जी की पार्टी रातों रात अजीत पवार जी को दे दी गई, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी रातों रात एकनाथ शिंदे को दे दी गई। ये क्या है? ये लोकतंत्र है? और उसके बाद सब लोग बैठकर एक महिमा मंडित कर रहे हैं कि मोदी साहब जैसा कोई नहीं। पहले प्रधानमंत्री देश के हैं जो कह रहे हैं सदन में, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी नहीं होते तो ये नहीं होता, मोदी जी ने। अरे भाई, मोदी जी, अटल जी कहते थे देश सबसे बड़ा है, देश ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया, हमारे लोगों ने ये किया। यहां केवल मोदी जी ने ये किया। मोदी जी बीजेपी से भी बड़े हो गए, देश से भी बड़े हो गए, सबसे बड़े हो गए। तो मोदी जी की स्तुति की जाए, मोदी जी का गुणगान किया जाए, क्या किया जाए? जो सच्चाई है उसको बयान नहीं करें। जिस प्रकार से प्रहार हो रहा है चारों तरफ लोगों पर, लोकतंत्र पर, उसके बारे में कोई बोले नहीं। आप बताइए, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं है? क्या 1999 में उन्होंने पार्टी नहीं बनाई? जो जो लोग आज छोड़ के गए सबको मंत्री बनाया उन्होंने, और आज उनको यह कहा जा रहा है कि ये पार्टी आपकी नहीं। तो देखिए, अब ठीक है, अब उनके पास सत्ता है, पार्टी का सर टूटने का और नए नए नाम महाशक्ति देने का इतिहास बहुत पुराना है। और इस देश में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम से जितने संस्थान है ना, आपको पता है, आपके सहयोगी पार्टनर हैं, थोड़ा उसको भी ध्यान रखिएगा, वो भी महिमा मंडनी है। नहीं, जो संस्थान है वो संस्थान है, लोक सेवा के लिए नहीं है। तो क्या जो मोदी जी घर बनवा रहे हैं वो अपने लिए बनवा रहे हैं क्या? टॉयलेट अपने लिए बनवा रहे हैं क्या? आयुष्मान योजना अपने लिए दी क्या? अरे अभी मेटाफर के तौर पे वो बोला जा रहा है। क्या सारे आयुष्मान की प्लानिंग मोदी जी अपने लिए यूज कर रहे हैं? खत्म करेंगे मतलब आप विपक्ष मुक्त भारत चाहेंगे? आप जो बनवा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष हो, और मजबूत विपक्ष के लिए मैंने 10 दर्जन शो कर डाले होंगे। और आपसे सवाल पूछते आप बताते नहीं, क्या होगा? मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। चाहने से क्या होगा? मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। त्यागी की पार्टी चाहेगी तब तो, आपके चाहने से क्या होगा? मैं तो इसीलिए कह रहा हूं ना, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं इसीलिए कि आपके जो पूरे संगठन के लोग हैं वो टूट के क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप? मैं तो चाहता हूं विपक्ष बने। कोई नहीं टूट के जा रहा। अरे लीजिए, आप मतलब ये तो गजब बात हो गई। पानी बरस रहा है, लोग भीगे जा रहे हैं, आप कह रहे नहीं कहां बरसा है, तो सूखा पड़ा हुआ है। कौन टूट के गया? कौन टूट के? जयंत चौधरी कहां टूट के गए? जयंत चौधरी कहां टूट के गए? ये अफवाह क्यों लोग फैलाते? अच्छा, सीटें बढ़ गई आपकी क्या? महाराष्ट्र में सीट बढ़ गई, सारी सीट डिसाइड हो गई सबकी सर, प्रत्याशी तय हो गए। 20 फरवरी से पहले, 20 फरवरी से पहले सारी। ऐसा 31 दिसंबर की भी एक डेट दी गई थी सर, बढ़ जाएगी डेट 31 दिसंबर की भी दी गई थी। फखरुल हसन चांद जी, सर हमारे अंतर्गत रोज बात हो रही है। मीडिया, अरे चुनाव की बात करेंगे क्या? 50-60 दिन बचे खाली मतदान शुरू होने के, आप कह रहे हो कि 20 फरवरी 20 मार्च को उनकी यात्रा समाप्त होगी। बीजेपी ने सारी सीटें तय कर दी। उनके यहाँ सीटों विवाद है क्या? उनके यहाँ सीटों विवाद है क्या? उनके यहाँ सीटों विवाद है क्या? उनके यहाँ सीटों में विवाद है क्या? आप मुझे बताओ, मांझी लड़ेंगे। उनके यहाँ सीटों पे विवाद है क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ ना सर आपसे, आप बताओ, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। शिवम जी भी बैठे हुए, पूछूंगा। विवाद है, जहाँ विवाद होता मैं वही सवाल पूछूंगा। यूपी राजभर जी को मंत्री नहीं बनाया, राजभर जी गुस्सा होकर गए क्या? नहीं गए ना, राजभर जी गुस्सा होकर गए, मंत्री नहीं बनाया उनको। विवाद है कि फखरुल हसन चांद जी, इसमें कहीं नहीं है। सीटों को डिसाइड हो गया आपके यहाँ कि अभी ये रीएडजस्टमेंट होगा? मान लीजिए चले गए तो चलिए, मान लीजिए मैंने लगा दिया कि जयंत जी चले गए तो रीएडजस्टमेंट होगा क्या? सीटों कब तय करेंगे? देखिए, नहीं नीरज जी, एनडीए में जब सीटें बढ़ जाएंगी और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन जाएंगे तो हम भी सीटों पे चर्चा करेंगे। ओके, देखिए आपने कहा ये अच्छा आइडिया है। ये स्ट्रेटेजिकली भी सही होता है कि पहले सब लोग देखो फिर मैं अपने बताऊंगा। कोई उसमें कोई बुराई थोड़ी है। सुनिए नीरज जी, जैसे कि आपने कहा कि आप मजबूत विपक्ष चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक मजबूत विपक्ष हो, वो विपक्ष की मजबूत भूमिका में हो, और हम जब समाजवादियों की सरकार हो, इंडिया गठबंधन की सरकार हो, तो मजबूती से जनता की आवाज को उठाते रहे। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी आज सबसे कमजोर है। आप देख लीजिए, हे भगवान, भी एक्सरसाइज हो रही है उत्तर भारत में। मैं बता, सुन तो लीजिए
जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है वो उत्तर भारत में हो रही है। साउथ में क्या भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, नॉर्थ में जो भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है उसको देखा जाए। फिर मलिक साहब ने, जैसे कि विजय जी ने कहा कि जब आदरणीय राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में आएंगे वो दिन होगा कि आदरणीय जयंत चौधरी जी हमें छोड़ के चले जाएंगे। देखिए, आदरणीय जयंत चौधरी जी तो हमको छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, इस बात को मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद वो जरूर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के चले जाएंगे। अरे आपने भारतीय जनता पार्टी आपको कॉन्फिडेंस, फखरुल सुनो, आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना चाहिए था जो अखिलेश जी ने कहा है कि 80 में 79 टिकट कटेंगे और एक की सीट बदली जाएगी। ये बोले ना आप कॉन्फिडेंस के साथ, अब वो एक सांसद को लिए पड़े। नहीं नीरज जी, मैं तो बहुत विश्वास के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं। अपने अध्यक्ष की बात दोहरा दीजिए आप कि 2024 के चुनाव के बाद, नहीं 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पूरा स्पष्ट हो जाता है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। ओके शिवम जी, जीतने जा रहे हैं। 30 सेकंड, फिर उसके बाद मैं पत्रकारों के पास जाऊंगा। 30 सेकंड ज्यादा नहीं, प्लीज बताइए। देखिए, मोदी 3.0 में अब की बार 400 पार। जानते हैं इनके प्रवक्ता भी हैं, जानते हैं इनके नेता भी हैं, जानते हैं इनका शीर्ष नेतृत्व भी है, जानते हैं जो इनकी लॉबी के लोग हैं वो भी हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो सुखबुघाट में अपने आप भी इस बात को मान रहे हैं, कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये पहला मतलब एकदम राइटिंग ऑन द वॉल है जहां पर क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 के साथ प्रचंड बहुमत में आ रहा है। लेकिन प्रवक्ताओं की अपनी मजबूरियां हैं। रही बात नेताओं के आने की, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि भाई आने वाले समय में क्या होता है वो तो भगवान ही जाने, लेकिन इन लोगों के पास, इंडिया अलायंस के पास ना नेता, ना नीति, ना नीयत, ना विश्वास, ना भरोसा, कुछ भी नहीं है। जनता जुड़े तो जुड़े कैसे इनसे, नेता जुड़े तो जुड़े कैसे, पार्टियां अगर जुड़ी रहे तो राहुल जी से जुड़े कैसे? क्या राहुल जी गारंटी है क्या वोट दिलवाने की? जहां जाते हैं हरवा और देते हैं। अखिलेश यादव जी गारंटी है क्या वोट दिलवाने की? जहां जाते हैं हरवा और देते हैं। उद्धव ठाकरे जी गारंटी है क्या वोट दिलवाने की? जहां जाते हैं पार्टी भी खत्म कर देते हैं और हरवा भी देते हैं। ममता बनर्जी की ले लीजिए, और तमाम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार आ रही है। मलिक साहब समय है तो मैं चाहता हूं कि एक एक कमेंट आप दोनों लोगों के। देखिए, बहुत सीरियस नोट में मैं कह रहा हूं कि पार्टियों का तो काम है कि अपने अपने दावे करेंगे, उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी को, सबका अपना दावा है। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आप तो काफी घूम फिर रहे होंगे, क्या माहौल दिख रहा है इस रोज बदली हुई परिस्थितियों में? देखिए नीरज जी, अगर मेरे से आप पूछें तो मैं, कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है और कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका महागठबंधन में है और होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ कहीं ना कहीं राहुल गांधी और उसकी टीम की संवादहीनता नजर आती है, चाहे वो शरद पवार जी के मामले में हो, चाहे नीतीश कुमार के मामले में हो, चाहे वो अखिलेश के मामले में हो, और चाहे ममता बनर्जी के मामले में हो। ये संवादहीनता रही है, तब इस तरह की चीजें आई हैं। दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जो आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने और सत्ता में बने रहने के लिए शाम दाम दंड भेद कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई भी पार्टी करती है, इससे पहले कांग्रेस भी करती थी। सीबीआई को तोता किसने बताया था, किसके समय में बताया था? तो ये कोई खाली हम उस पर कह के टाल देंगे ऐसा नहीं होगा। सारी पार्टियां कोशिश करती है। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि जैसे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो खाली नीतीश कुमार अकेले अपने मन से नहीं आ गए। नीतीश कुमार जी को भान हो चुका था कि कहीं ना कहीं उनकी पार्टी टूट सकती है, उनके सांसद भाजपा में जा सकते हैं, उनके विधायक टूट सकते हैं। जी सर। और सेम थिंग यहाँ पे जयंत के साथ हो रहा है कि जयंत को ये लगता है कि उसके विधायक या उसके मतदाता पार्टी छोड़ सकते हैं, इसलिए वो ये फैसला लेने के लिए मजबूर है। मुझे ऐसा लगता है। लास्ट में चांद जी की बात का जवाब यहाँ दे देता हूँ कि उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि अखिलेश जी की बात हो गई है। जैसे ही अखिलेश जी का और जयंत चौधरी का संपर्क सधेगा, तुरंत ट्वीट आ जाएगा दोनों में से किसी का। बस उसका ध्यान रखिए। जी, वो तो चांद साहब को ही मालूम। विजय जी, 2-3 लाइन का क्विक कमेंट। जी, एक तो मैं अतुल लौंडे पाटिल साहब बहुत खूबसूरत शख्स हैं और उन्होंने जेएमएम की याद की, तो वही मैं कह रहा था, उसी रेफरेंस में कह रहा था कि जेएमएम जैसी पार्टी जो रीजनल पार्टी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़के अपनी सरकार बचा ली। उसी शिद्दत के साथ, उसी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहा, पहली बात। और छोटी सी बात आखिरी कह रहा हूँ, एक कहावत मुझे याद आ रही है कि मन के लड्डू थोड़े क्यों और थोड़े हो तो फीके क्यों। ये किसी पर्सनल किसी के लिए नहीं है, माफ कीजिएगा। बिल्कुल, ये पर्सनल यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे सारे प्रवक्ताओं में तो सब लोग हैं, ये पर्सनल कुछ नहीं है। लेकिन राजनीतिक हालात का तबसरा जितना कटु होगा, उतनी ज़्यादा आप सच्चाई के करीब पहुँचेंगे। जो लोग इस शो को देख रहे हैं वो समझ पाएंगे। मैं बार बार ही कहता हूँ, आवाज़ अड्डा में प्रैक्टिकल बातें करो, सैद्धांतिक बातें
जब कहीं भाषण देने जाइए आप सेमिनार में तब दीजिएगा। यहाँ प्रैक्टिकल बात नहीं कि चुनाव जीतना है, उसकी स्ट्रेटजी बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज।